पूछ रहा हूँ वो सच सच बताओ, नहीं तो। नकाबपोश ने पेट पर चाकू की चुभन थोड़ा बढ़ाते हुए कहा। वो सचिन सर का। राधिका ने डरते डरते कहा। मुझे मूर्ख मत बनाओ, ये कभी नहीं हो सकता। नकाबपोश ने सख्ती से कहा। क्यों नहीं हो सकता? पूछते हुए भय और आश्चर्य से राधिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। क्योंकि सचिन नपुंसक है, उसकी बॉडी स्पर्म बनाती ही नहीं है। क्या? राधिका को नकाबपोश की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन ये नकाबपोश मुझे ये सब क्यों बताएगा? कहीं ये मुझे और मेरे बच्चे को मारने तो नहीं आया? राधिका के चेहरे पर आते जाते अलग अलग तरह के भावों को देखकर नकाबपोश की आंखें चमक गई। उसने चाकू वापस अपनी जेब में रखा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से दबे पांव वापस निकल गया। डर के मारे राधिका के दोनों पांव मानो जम चुके थे। उसने जल्दी ही अपने आप को संभालते हुए खुली हुई खिड़की को बंद किया, पर खिड़की बंद करके वो पलटी ही थी कि ये दर्द कैसा और ये चिपचिपा सा क्या है? कहते हुए राधिका अपने पेट को पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। राधिका ने अपने कुर्ते को हटाकर देखा, उसके पेट पर जहां नकाबपोश ने चाकू लगाया था वहां चमड़े की ऊपरी परत कट गई थी और उसमें से थोड़ा खून भी रिस रहा था। अगर उसने चाकू थोड़ा और कसकर चुभाया होता तो, हे भगवान, कहीं वो मेरे बच्चे को मारने ही तो नहीं आया था? क्या हो सकता था, इसकी कल्पना करके राधिका का गला सूख गया। नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे ये बात सुनीता जी को बतानी पड़ेगी, अभी इसी वक्त। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। वो तेज कदमों से सुनीता जी के कमरे तक आकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। आंटी जी, दरवाजा खोलिए, आंटी जी। जल्दी ही सुनीता जी की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो राधिका वहां बदहवास खड़ी थी। क्या बात है राधिका, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आंटी जी, वो राधिका ने कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तुमने कोई भयानक सपना देखा क्या? सुनीता जी ने राधिका से पूछा, लेकिन राधिका फिर से कोई जवाब नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, डरो नहीं बेटा, आओ मेरे पास बैठो। सुनीता जी ने कमरे में राधिका को अपने पास बिठाते हुए कहा। लो, पहले पानी पी लो और बताओ कि क्या हुआ। सुनीता जी ने राधिका को पानी का ग्लास देते हुए कहा। पानी पीकर राधिका को अब थोड़ा ठीक लग रहा था। क्या हुआ राधिका, बताओ। सुनीता जी ने स्नेह से राधिका के सर को सहलाते हुए फिर से पूछा। आंटी जी, वो एक नकाबपोश। नकाबपोश? कौन नकाबपोश? आंटी जी, वो। और राधिका ने कुछ देर पहले हुई घटना सुनीता जी को विस्तार से कह सुनाई। पूरी बात सुनकर सुनीता जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ओह माय गॉड, ये कैसे संभव है? इतनी सिक्योरिटी होते हुए कोई अंदर कैसे आ सकता है? सुनीता जी को एक क्षण के लिए राधिका की बात पर विश्वास भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे सिक्योरिटी के बारे में गंभीरता से सचिन से बात करनी होगी। कहते हुए उनकी नजर राधिका पर पड़ी, जो उन्हें सवालिया नजरों से घूरे जा रही थी। सुनीता जी ने राधिका के सवालिया नजरों से अपनी नजर चुराते हुए कहा, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए जैसे ही सुनीता जी खड़ी हुई, राधिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, इतना ज्यादा गहरा घाव नहीं है आंटी जी, आप प्लीज पहले मुझे ये बताइए कि वो नकाबपोश जो बता रहा था, क्या वो सच है? सुनीता जी का चेहरा गंभीर हो गया। राधिका से बात छुपाना अब उन्हें सही नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, सच है।
लेकिन नकाबपोश ने जो बताया वो केवल आधा सच है। फिर पूरा सच क्या है आंटी जी? अनु ने मुझे पूरा सच किसी को भी बताने से मना किया था, इसीलिए मैं तुम्हें वो पूरा सच बताकर अनु की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। बेहतर होगा कल सुबह तुम सचिन से खुद बात कर लेना। सुनीता जी ने स्नेह से उसकी हथेली थपथपाते हुए कहा, ठीक है आंटी जी, मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ, आप आराम कीजिए। राधिका ऐसा कहकर वापस जाने के लिए उठी ही थी कि सुनीता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? आज यहीं मेरे पास सो जाओ, मैं कल सुबह सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करवा दूंगी। जी आंटी जी, कहकर राधिका सुनीता जी के बेड पर लेट गई। सुनीता जी ने बड़े स्नेह से राधिका के घाव को साफ करके दवा लगाई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। राधिका को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर नींद की दवा लेने के बाद भी सचिन को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटे लेटे अनु के ख्यालों में खोया हुआ छत को घूरे जा रहा था। काश मैं उस दिन ऑफिस नहीं जाता तो अनु को खुद राधिका को लाने नहीं जाना पड़ता और मेरी अनु मेरे साथ होती। ये विचार बार बार उसके मन में घूम रहे थे, जिससे सचिन को काफी गिल्ट हो रहा था और उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक सिगरेट पीता हूँ, फिर शायद थोड़ा अच्छा लगे। ऐसा सोचकर सचिन ने एक सिगरेट सुलगाई और कश खींचता हुआ कमरे में चहलकदमी करने लगा। तभी उसके कानों में खिड़की के बाहर से धम्म की आवाज आई। अरे ये क्या है? कहते हुए सचिन ने खिड़की पर जाकर देखा तो एक नकाबपोश बंगले की 4 दीवारी की ओर भागता दिखाई दिया। ए, कौन है? रुको, सिक्योरिटी! सचिन की आवाज सुनकर नकाबपोश एक क्षण के लिए रुका और उसने पलटकर सचिन की ओर देखा। हे रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ तुम! लेकिन बिना कोई देर किए नकाबपोश ने लंबी से छलांग मारी और बंगले की 4 दीवारी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अबे कहाँ भागता है? उसे भागता देखकर सचिन ने आव देखा ना ताव और खिड़की से बाहर लॉन में छलांग लगा चिल्लाते हुए बोला, सिक्योरिटी, पकड़ो इसे! और इससे पहले कि नकाबपोश दीवार फांद पाता, सचिन के हाथ में उसका एक पैर आ चुका था। कहाँ भागता है साले, नीचे आ! सचिन ने नकाबपोश के एक पैर को पकड़कर एक जोर का झटका दिया, जिससे नकाबपोश धम्म से जमीन पर आ गिरा। सचिन ने बिना देर किए उसके चेहरे पर लगे मास्क को पकड़ लिया और बोला, कौन है बे तू? तू पहले अपना चेहरा दिखा। लेकिन इससे पहले कि सचिन उसके मास्क को खींचकर उसे बेनकाब कर पाता, सचिन के बच्चे ये ले! कहते हुए नकाबपोश ने एक जोर की किक सचिन की छाती में मारी। सचिन दर्द से बिलबिला उठा और नीचे गिर गया। और मौके का फायदा उठाते हुए वो नकाबपोश 4 दीवारी फांदकर आंखों के सामने से ओझल हो गया। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले सचिन ने नकाबपोश का मास्क खींच लिया था, पर उसका चेहरा वो नहीं देख सका था। हाथ में पकड़े मास्क को आश्चर्य से देखते हुए सचिन सोचने लगा, कौन है ये? इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने पर भी वो अंदर कैसे आया? वो चाहता क्या था? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं, फिर ये कौन था? अगली सुबह, रामू काका, नाश्ता लाइए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सचिन ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपने घरेलू नौकर से कहा। सुनीता जी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर सचिन का इंतजार कर रही थी। सचिन को हड़बड़ी में देखकर सुनीता जी ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस में कुछ खास काम है क्या? हाँ मॉम, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ मेरी मीटिंग है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ? ओके, पुलिस कमिश्नर को ये भी बता देना कि कल रात हमारे घर में एक नकाबपोश घुस आया था। हाँ मॉम, मैं उसी काम के लिए कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। सचिन ने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा, तुमने देखा था उस नकाबपोश को?
नहीं, उसे सामने से देखा तो नहीं, पर मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग निकला। ओह, राधिका दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? सचिन ने आसपास देखते हुए पूछा। राधिका सो रही है। वो रात में काफी डर गई थी। वो नकाबपोश राधिका के कमरे में गया था। क्या? राधिका ठीक तो है? सचिन के हाथ नाश्ते की टेबल पर रुक गए। हाँ, उस नकाबपोश ने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात बताई जो केवल मुझे और अनु को ही पता थी। ओह, लेकिन वो बात उस नकाबपोश को कैसे पता चली? सचिन ने कुछ सोचते हुए पूछा। पता नहीं बेटे, लेकिन ये मामला मुझे काफी सीरियस लगता है। तुम कमिश्नर से कहना कि हमारे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। वो तो कहूंगा ही। और हाँ, सिक्योरिटी से याद आया, कल रात हमारे बंगले में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो नकाबपोश अंदर कैसे आ गया? सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके आया था मॉम, लेकिन उस नकाबपोश को मेरे बारे में कैसे पता चला? दोनों के बीच कुछ क्षण की खामोशी रही। फिर सुनीता जी ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, पहले तुम कमिश्नर से बात करके सिक्योरिटी टाइट करवाओ। हम बाद में इस मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है मॉम। कहते हुए सचिन हाथ पोंछ उठ खड़ा हुआ। अरे नाश्ता तो खत्म कर लो। नहीं मॉम, अब भूख नहीं है, कहकर सचिन डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। उफ, ये लड़का भी ना हमेशा जल्दी में रहता है। सुनीता जी ने भी अपना नाश्ता वहीं छोड़ दिया और राधिका को जगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। पुलिस कमिश्नर देश पांडे अपने कैबिन में कोई फाइल देखने में बिजी थे, लेकिन सचिन को देखते ही सामने रखी फाइल बंद कर दी और कहा, आइए मिस्टर सचिन, आइए बैठिए। थैंक यू सर, कहते हुए सचिन कुर्सी खींचकर बैठ गया। कमिश्नर ने एक फाइल अपने ड्रॉअर से निकाली और सचिन की ओर उस फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं आज आपसे मिलने आने वाला था, फिर मुझे सूचना मिली कि आप खुद आ रहे हैं, तो मैंने यहीं आपका इंतजार करना बेहतर समझा। क्या कोई खास बात थी? सचिन ने कमिश्नर की दी हुई फाइल की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, अनु मैम के कार एक्सीडेंट वाले केस में जो जांच चल रही थी, उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। क्या? सवालिया नजरों से कमिश्नर की ओर देखते हुए सचिन ने पूछा। अनु मैम की जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ब्रेक पहले ही फेल किया जा चुका था। वो एक्सीडेंट कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था, ना कि अनु मैम के होशो हवास खोने की वजह से। क्या ये मर्डर था? बोलते हुए सचिन का चेहरा गुस्से और आश्चर्य से सख्त हो गया। उसने खुली हुई फाइल के पन्नों पर नजर डाली, जिस पर अनु के एक्सीडेंट से संबंधित इंक्वायरी की रिपोर्ट लिखी गई थी। ओह मेरी अनु, किस कमीने ने उसे मार डाला? अपना एक हाथ सर पर रखते हुए सचिन ने गुस्से और उदासी से भरे स्वर में कहा, अनु की कोई हत्या करेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। धैर्य रखिए मिस्टर सचिन, वो हत्यारा जो भी है वो पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा, पुलिस कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा। फिर जैसे कुछ याद आया हो, उन्होंने पूछा, वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? कोई विशेष वजह? कमिश्नर साहब, कल हमारे घर में एक नकाबपोश घुस आया था। पहले उसने सिक्योरिटी को बेहोश किया और फिर घर के अंदर आ गया। क्या? हाँ कमिश्नर साहब, पहले अनु की हत्या और अब हमारे घर में एक नकाबपोश का अंदर आ जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। घर का कोई सामान चोरी हुआ? I mean, उस नकाबपोश का उद्देश्य क्या था घर के अंदर आने का?
कमिश्नर देश पांडे ने सवालिया नजरों से सचिन को देखते हुए पूछा। सिर्फ घर के सदस्यों को डराना और कुछ नहीं, सचिन ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। आप परेशान मत होइए मिस्टर सचिन, मैं आज ही आपके घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। कमिश्नर देश पांडे ने सचिन के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए आश्वासन दिया। जी, और हाँ, इन दोनों केस की जांच के लिए मैं एक स्पेशल टीम का गठन कर देता हूँ। आपके परिवार को परेशान करने वाला वो जो भी शख्स है वो पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा। थैंक यू कमिश्नर साहब, सचिन ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए कहा। कमिश्नर से मिलने के बाद सचिन का मन ऑफिस जाने को नहीं हुआ। उसने अपने सीईओ को कॉल कर अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कहा और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और वापस घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसके दिमाग में बार बार ये प्रश्न घूम रहा था कि एक्सीडेंट के कुछ सेकंड्स पहले आखिर हुआ क्या था। वो जल्द से जल्द राधिका से बात करना चाहता था। इधर आज राधिका देर से सोकर उठी थी। स्नान करने के बाद उसने भगवान की आरती की और जैसे ही पलटी सचिन को उसने सामने खड़ा पाया। इस वक्त सचिन के वहां होने से उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। सचिन ने राधिका को देखते ही कहा, मैं अभी पुलिस कमिश्नर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अनु की कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर उसकी कार का ब्रेक फेल किया गया था। क्या? राधिका ने चौंकते हुए पूछा। हाँ राधिका, तुम ठीक से याद करके बताओ, एक्सीडेंट होने से ठीक पहले क्या अनु ने सच में अपने होशो हवास खो दिए थे या तुमने कुछ और भी नोटिस किया था? राधिका सचिन की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोली। हाँ, शायद उनके सर में थोड़ा चक्कर आया था, लेकिन उन्होंने अपने होश नहीं खोए थे। वे बार बार कार के ब्रेक को दबा रही थी। राधिका की बात सुनकर गुस्से और दुख से सचिन की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अनु की हत्या की गई है। राधिका कुछ देर चुपचाप सचिन के सामने खड़ी रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, कल मेरे कमरे में एक नकाबपोश घुस आया था। वो पहले मेरे कमरे में आया और उसने बताया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। आपकी बॉडी स्पर्म नहीं बनाती, यानी आप पिता नहीं बन सकते। राधिका ने डरते डरते अपनी बात पूरी की। ये बात सही है राधिका कि मेरी बॉडी स्पर्म नहीं बनाती, लेकिन मैं फिर भी पिता बन सकता हूँ। सचिन ने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। ये कैसे संभव है? हिम्मत जुटाकर सचिन की ओर देखते हुए राधिका ने पूछा। राधिका, ये बच्चा मेरा ही है और तुम्हारे साथ कोई मेडिकल छेड़छाड़ भी नहीं की गई है। सचिन की बात सुनकर राधिका ने गहरे आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि आपकी बॉडी स्पर्म नहीं बनाती, फिर भी आप पिता बन सकते हैं? ये संभव है राधिका। अगर ये वाकई संभव है, फिर तो ये एक करिश्मा है। हाँ, और ये करिश्मा अनु की वजह से संभव हुआ है। लेकिन कैसे? इस करिश्मे की पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं एमबीए की पढ़ाई करने के लिए यूएसए गया था। कॉलेज में मेरी मुलाकात अनु से हुई, जो मेरी बैचमेट थी। हमारी पहली मुलाकात किसी हादसे से कम नहीं थी। मैंने कॉलेज 1 महीने की देरी से ज्वाइन किया था। वो कॉलेज में पहला दिन था और बोलते हुए सचिन उन दिनों की यादों में खो सा गया। हे न्यू बॉय, सचिन ने पलट कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की उसे पुकार रही थी, जो शक्ल से हिंदुस्तानी लग रही थी। उसके साथ 4-5 लड़कियां थी जो लोकल अमेरिकन्स थी। हे न्यू बॉय, आर यू अ डेफ? ए नए लड़के, तुम बहरे हो क्या? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम टू अस, हमारे पास आओ।
उस हिंदुस्तानी लड़की ने कहा। सचिन उनके पास पहुंचा। लड़कियां उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई बलि का बकरा हो। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सचिन ने पूछा। वी आर योर सीनियर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट अस। हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए। एक गोरी लड़की ने इठलाते हुए सचिन से कहा। ओके मैम, माई सेल्फ अनु फ्रॉम इंडिया। आर यू ईदर इंडियन और पाकिस्तानी? मैं अनु हूँ, तुम भारत से हो या पाकिस्तान से? अनु ने शरारती अंदाज में सचिन से पूछा। आई एम फ्रॉम इंडिया मैम। मैं भारतीय हूँ मैम। याद रखना, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और तुम्हें हमारी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। ओके मैम। ऐसा कह अनु और उसकी सहेलियां हंसते हुए वहां से चली गई। सचिन ने जब क्लास में एंटर किया तो उसने अनु और उनकी सहेलियों को वहां देखा। अनु की बगल वाली सीट खाली थी। सचिन उस सीट पर जाकर बैठ गया और बोला, मैम आप यहाँ हमारी क्लास में? सचिन की बात सुनकर अनु जोर जोर से हंसने लगी। अरे यार, कोई सीनियर विनियर नहीं, मैं भी तुम्हारी क्लासमेट हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और सचिन अपने कॉलेज के दिनों से वापस आता हुआ बोला, फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरे क्लास में केवल हम दोनों ही भारतीय थे। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रपोज किसने किया था? राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते थे। हम दोनों ने सीधे शादी करने का फैसला किया था। लेकिन एक दिन डैडी ने बताया कि अनु के डैडी ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि डैडी ने मेरे मेडिकल कंडीशन के बारे में अनु के डैडी को बताया था और अनु के परिवार वाले उसकी शादीशुदा जिंदगी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। फिर आप दोनों की शादी कैसे हुई? अनु की फैमिली अपनी जगह सही थी, लेकिन अनु ने मेरी खातिर अपने डैडी से विद्रोह कर दिया और उसने अपने डैडी से कहा, डैडी, क्या शादी करने का उद्देश्य सिर्फ फैमिली बनाना ही होता है? मैं और सचिन एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या ये वजह काफी नहीं है? मैं हर हाल में सचिन से शादी करूंगी। बेटे, ये प्यार व्यार का भूत कुछ दिनों में उतर जाएगा, फिर तुम्हें अपने इस फैसले पर बहुत दुख होगा। डैडी, एक बात बताइए, अगर ये कमी मुझ में होती और सचिन ने शादी करने से मना कर दिया होता तो आपको कैसा लगता? अनु, बच्चों जैसी बातें मत करो। ये बच्चों जैसी बातें नहीं है डैडी। सोचिए, आप मेरी शादी कहीं और करते हैं और उस लड़के में भी यही कमी हो तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो पृथ्वी अंकल का बड़प्पन है कि उन्होंने शादी से पहले ही ये बात बता दी, नहीं तो। आखिरकार अनु की जिद के आगे उसके माता पिता को झुकना ही पड़ा। पिछली यादों से वापस आते हुए सचिन ने आगे कहा, फिर मेरी और अनु की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद हमारे परिवार के आध्यात्मिक गुरु चिन्मयानंद जी के कहने पर मैं और अनु सिद्ध और आयुर्वेद के ज्ञाता संत नामदेव जी का आशीर्वाद लेने जोशीमठ गए। तेज ठंड और बर्फबारी के कारण उस दिन संत नामदेव जी के आश्रम में बस गिने चुने लोग ही थे। थोड़े इंतजार के बाद ही मुझे और अनु को नामदेव जी से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। अनु और मैंने बड़ी श्रद्धा से संत नामदेव जी के चरणों का स्पर्श किया और उनके पैरों के समीप ही बैठ गए और अनु ने बाबा से कहा, बाबा जी, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए। पुत्रवती भव, आयुष्मान भव। संत नामदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा, आपने जो मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है वो फलित नहीं हो सकता। अपनी बात कहते हुए अनु उदास हो गई। अनु की बात सुनकर संत नामदेव ने चौंक कर सचिन की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली।
थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। हमारे पास तुम्हारे पति की समस्या का इलाज है। क्या महाराज? सचिन और अनु ने एक साथ पूछा। हिमालय में 3,500 फीट पर एक खास जड़ी मिलती है। वो जड़ी दुर्लभ है। ऐसी कौन सी जड़ी है बाबा? सचिन ने पूछा। हिमालयन कैटरपिलर जब एक विशेष प्रकार की घास खाने के बाद मरता है तो वो जड़ी उसके मृत शरीर से उगती है। ओह, फिर तो इस जड़ी का मिलना बहुत मुश्किल है बाबा। बेटा, भोलेनाथ की कृपा हुई तो वो जड़ी मिल जाएगी और उस जड़ी का 2 से 5 वर्षों तक नियमित सेवन करने से तुम्हारी नपुंसकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन इतने बड़े हिमालय पर हम उस जड़ी को कहाँ ढूंढेंगे? अनु ने पूछा। बेटे, ढूंढने से वो जड़ी नहीं मिलती। जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हें ही ये जड़ी मिलती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा महाराज? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ रहकर भगवान शिव का अनुष्ठान करो। 40 दिनों तक जमीन पर सोना होगा। ब्रह्मचार्य का पालन करो एवं अखंड रुद्राभिषेक करो। उनकी कृपा हुई तो 40वें दिन वो जड़ी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन महाराज, इतनी ठंड में इतना कठिन अनुष्ठान कैसे हो पाएगा? अनुष्ठान की कठिन विधि सुनकर सचिन के मन में थोड़ी शंका जागृत हुई। तभी अनु ने कहा, मैं करूंगी महाराज। अनु सचिन की बीमारी ठीक करने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे अनुष्ठान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, अन्यथा शिव का क्रोध झेलने की क्षमता देवताओं में भी नहीं। संत नामदेव ने अनु को सावधान करते हुए कहा। अनुष्ठान में कोई कमी नहीं आएगी महाराज। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर अनु ने अपना अनुष्ठान शुरू किया और दूसरी तरफ संत नामदेव ने अपने कुछ शिष्यों को जड़ी की खोज में हिमालय पर भेज दिया। 40 दिन अनु ने बहुत कष्ट झेलकर भगवान शिव का अनुष्ठान पूरा किया। अंततः अनु की तपस्या सफल हुई और संत नामदेव के 2 शिष्य जड़ी लेकर आने में सफल रहे। मैंने उस जड़ी का संत नामदेव के बताए नियम अनुसार सेवन किया और मेरी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन विडंबना देखो, अनु खुद बीमार हो गई और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कहकर सचिन उदास हो चुप हो गया। सारी बातें सुनकर राधिका ने सचिन से कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तभी एक जोरों की आवाज गूंजी और एक गोली बाहर से सनसनाती हुई कमरे के अंदर आई और तभी एक तेज आवाज हुई। अरे, अनु की तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? आवाज की दिशा में देखते हुए सचिन ने कहा, मैं उठाती हूँ। कहते हुए राधिका अनु की तस्वीर उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि खिड़की के कांच को तोड़ती हुई सनसनाती एक गोली अंदर आई और राधिका के सर के ऊपर से निकलकर सामने के दीवार में लगकर अटक गई। ये देखते ही सचिन ने घबराकर चीखते हुए कहा, राधिका, इस कमरे से बाहर निकलो जल्दी। गोली की आवाज और सचिन की चीख सुनकर राधिका काफी डर गई और उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। अनु की तस्वीर पकड़े वो कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे खड़ी रह गई जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रही हो कि अभी क्या हुआ और सचिन ने क्या कहा। राधिका की ऐसी दशा देख सचिन ने तुरंत राधिका का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे लेकर बंगले के सेंट्रल हॉल में लेकर आया। ये कमरा चारों ओर से दूसरे कमरों से घिरा हुआ और सुरक्षित था। गोली की आवाज और सचिन की चीख सुनकर सुनीता जी भी भागती हुई सी वहां आ गई और आते ही उन्होंने पूछा कि क्या हुआ सचिन? मॉम, किसी ने खिड़की के बाहर से राधिका पर गोली चलाई है। ओह माय गॉड, राधिका तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ,
अगर एंड वक्त पर अनु मैम की तस्वीर नहीं गिरती और मैं उसे उठाने के लिए नहीं झुकती तो गोली सीधा मेरे सर पर लगती। राधिका अभी भी घबराई हुई और डरी हुई थी और बोलते हुए बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। सुनीता जी ने राधिका को पकड़कर सोफे पर बिठाया और अपने हाथों से पानी का ग्लास उसके मुंह में लगाते हुए बोली, डरो मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हारी कोख में सिंघानिया परिवार का वारिस पल रहा है और हम सब उसकी और तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सुनीता जी की बातों से राधिका को थोड़ा सुकून मिला और वो खुद को समझाते हुए अपनी घबराहट और डर को कम करने की कोशिश करने लगी। मॉम, अगर अनु की तस्वीर एंड वक्त पर दीवार से नहीं गिरती तो आज इस निर्दोष राधिका के साथ जो होता उसकी कल्पना से ही मेरा मन कांप जा रहा है। सचिन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटा, अनु ने मरने के बाद भी अपने बच्चे की और हम सबकी रक्षा की। सुनीता जी ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ। हाँ, उनसे कहना वे इस मामले को सीरियसली ले। ओके मॉम। पुलिस कमिश्नर देश पांडे ने अनु मर्डर केस की जांच करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। इस टीम की इंचार्ज एसपी भावना शर्मा अपनी टीम के साथ सिंघानिया हाउस पहुंची और पूछताछ शुरू की। मिस्टर सचिन, आपको किसी पर शक है? I mean, आपका कोई नया पुराना कोई दुश्मन या कोई बिजनेस राइवल या आपका कोई रिश्तेदार जिससे आपकी ना बनती हो? नहीं मैम, ना तो मेरा कोई राइवल है और ना ही कोई मेरा दुश्मन। जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है तो मेरे पिताजी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और मेरे मामा जी खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बल्कि वे कई बार बिजनेस में मेरी हेल्प भी करते हैं और उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। ओह, फिर तो ये मामला वाकई पेचीदा है। कहते हुए एसपी भावना शर्मा ने अपने साथ आए इंस्पेक्टर नायक को सिंघानिया विला के आसपास की छानबीन के लिए भेजा। फिर उन्होंने पूछताछ के लिए राधिका और सुनीता जी को भी बुलाया। दोनों ने अब तक हुई घटना की जानकारी दी, पर एसपी भावना शर्मा बार बार राधिका को शक की निगाहों से देख रही थी और अंततः उसने राधिका से उसका अतीत पूछ ही लिया। राधिका को एकदम से रुलाई आ गई और उसने रोते हुए अब तक की अपनी सारी कहानी सुना दी। राधिका की कहानी सुनकर भावना शर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो। एक बार मैं उस एरिया में भी छानबीन करूंगी। जी मैम। कहते हुए राधिका ने अपनी खोली का एड्रेस और भाऊ का फोन नंबर भावना शर्मा को बता दिया। अभी पूछताछ चल ही रही थी कि सिंघानिया विला के आसपास छानबीन करने गया इंस्पेक्टर नायक वापस आ गया और उनसे भावना शर्मा ने कहा, नायक, क्या रिपोर्ट लाए हो? कुछ पता चला गोली किधर से आई थी? एसपी भावना ने उसे देखते ही पूछा। यस मैम, हमें जो सबूत मिले हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गोली सामने वाली अधबनी बिल्डिंग से चलाई गई थी। ओके, शो मी द एविडेंस। इंस्पेक्टर नायक ने एक मास्क और एक गोली का खोखा एसपी भावना के सामने मेज पर रख दिया। सचिन ने मेज पर रखे मास्क को देखकर कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही मास्क है जैसा उस नकाबपोश के चेहरे पर था जो उस रात हमारे घर में घुस आया था। आर यू श्योर मिस्टर सचिन? यस मैम। इंटरेस्टिंग। आपको इस केस से संबंधित कोई क्लू मिला नायक? नहीं मैम, हमलावर ने बहुत ही मुफिद जगह चुनी थी गोली चलाने के लिए। उस आधी बनी हुई बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, ना ही कोई आता जाता है, इसलिए हमें वहां से कोई चश्मदीद गवाह या किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिल पाया। नायक की बात सुनकर भावना सोच में पड़ गई और उसने कहा, फिर उसने मास्क क्यों पहना हुआ था? यानी उसे खुद के पहचाने जाने का डर तो था।
वो जो भी था, शायद उसे इस एरिया में लोग अच्छे से पहचानते थे। खैर, तुम ऐसा करो नायक, सिंघानिया विला के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दो और ध्यान रहे उस हमलावर को तीसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके मैम। मिस्टर सचिन, वो जो भी है कानून के हाथों से नहीं बच पाएगा। थैंक यू एसीपी साहब, सचिन ने कहा। गोली चलने वाली घटना के बाद राधिका बहुत सहमी सी रहने लगी थी। वो ज्यादातर समय सुनीता जी के पास ही रहती थी। एक दिन राधिका के सो जाने के बाद सुनीता जी ने सचिन से अपने मन की चिंता जाहिर करते हुए कहा, वो हमलावर राधिका के साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहता था। हाँ मॉम, पर वो कौन हो सकता है? सचिन ने उलझते हुए चिंतित स्वर में पूछा। शायद मृणालिनी का बेटा। अपनी मॉम से ये नाम सुनकर सचिन ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा, मृणालिनी? कौन मृणालिनी? आप किस मृणालिनी की बात कर रही हैं मॉम? सचिन ने हैरत भरी नजरों से देखते हुए सुनीता जी से पूछा। सुनीता जी ने गहरी सांस ली और कुछ क्षण के लिए खामोश हो गई। बताइए ना मॉम, सचिन ने फिर से पूछा। बताती हूँ बेटे, ये तेरे जन्म से भी पहले की बात है, जब तुम्हारे पिता मुंबई भी नहीं आए थे और कानपुर शहर के पास अपने गांव में रहते थे। लेकिन माँ, इतनी पुरानी बात का आज से क्या ताल्लुक? आप पूरी बात बताइए ना प्लीज, पहेलियां मत बुझाइए। ठीक है, मैं शुरू से बताती हूँ। तुम्हारे दादाजी रामशरण सिंघानिया एक गरीब किसान थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने तुम्हारे पिता पृथ्वी का पालन पोषण किया था। बहुत मुश्किल से क्यों? क्योंकि तुम्हारी दादी हमेशा बहुत बीमार रहती थी। उनके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम खेती करने मात्र से नहीं हो पाता था। इस कारण से जो थोड़ी सी जमीन तुम्हारे दादाजी के पास थी, वो धीरे धीरे गांव के जमींदार भानु प्रताप के पास गिरवी चली गई। आर्थिक अभाव और कई सारी परेशानियों के बाद भी उन्होंने तुम्हारे पिता पृथ्वी सिंघानिया को किसी तरह से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। सचिन सुनीता जी की बातें हैरान होकर सुन रहा था। उसके पिता पृथ्वी सिंघानिया का जीवन कभी इतना संघर्षमय था, इस बात पर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या डैडी पहले वाकई इतने गरीब थे? हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी के बड़े होते होते तुम्हारे दादाजी बूढ़े हो चुके थे। वे अब पहले की तरह खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जो रकम अपने खेत गिरवी रखकर जमींदार से लिए थे, उस रकम का सूद भी ठीक से नहीं चुका पा रहे थे। फिर क्या जमींदार ने दादाजी के साथ बदतमीजी की? सचिन की बात सुनकर सुनीता जी को हल्की सी हंसी आ गई और वे बोली, वो समय इस परिवार के लिए बहुत बुरा था। एक दिन जमींदार भानु प्रताप ने उन्हें अपनी हवेली पर बुलाया और आओ बैठो रामशरण। वैसे तो हम किसी को अपने सामने जल्दी बिठाते नहीं, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो और मेरे बचपन के सहपाठी भी हो, इसीलिए हम तुम्हें अपने सामने बैठने देते हैं। जमींदार ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपका बड़प्पन है जमींदार साहब, नहीं तो हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपके बराबर में बैठ सकें। तुम वाकई समझदार हो रामशरण, लेकिन जब सूद की किस्त देनी होती है तब तुम्हारी समझदारी कहाँ तेल लेने चली जाती है? जमींदार ने कड़क कर पूछा। वो क्या है ना जमींदार साहब, अब मुझसे खेती हो नहीं पा रही और पृथ्वी की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी बढ़ गया है। वो कहता है कि वो डॉक्टर बनेगा। अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? वैसे तुम्हारा पृथ्वी होशियार है, कहीं किसी काम पर क्यों नहीं लगा देते?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब। मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था। आप तो बड़े आदमी हैं। आप किसी से कहकर पृथ्वी को कोई काम दिलवा देते तो मैं हर महीने सूद की रकम सही समय पर आपको दे पाता। रामशरण की बातें सुनकर जमींदार भानु प्रताप की आंखों में चमक भर गई और उसने कहा, रामशरण, तुम ऐसा करो, गांव के स्कूल के हेडमास्टर के पास चले जाओ। उनसे कहना मैंने भेजा है। स्कूल में एक टेम्पररी टीचर की जरूरत है। हेडमास्टर तुम्हारे लड़के को वो काम दे देगा। भानु प्रताप की बात ने मानो रामशरण को नया जीवन दे दिया था। उन्होंने जमीन पर लेटकर भानु प्रताप को दंडवत प्रणाम किया तो दोस्ती और सहपाठी जैसे शब्दों से रामशरण को संबोधित करने वाला वो दुष्ट भानु प्रताप अपने जूते वाले पैर रामशरण के सर पर रखकर जोर जोर से ठहाका लगाने लगा। इसके बाद पृथ्वी अगले दिन से ही गांव के स्कूल में पढ़ाने जाने लगा। उसको अपना जीवन बेहतर होने की आशा नजर आने लगी थी। पूरे महीने अपनी पढ़ाई के साथ स्कूल में कड़ी मेहनत कर पढ़ाने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जो पृथ्वी के जीवन का अब तक का सबसे बड़ा दिन था। आज उसे स्कूल में पहली सैलरी मिली थी। स्कूल खत्म होने के बाद अपने मन में कई तरह के सपने बुनता हुआ पृथ्वी अपने घर लौट रहा था। मैं सबसे पहले तो इन पैसों से मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर अम्मा के लिए एक साड़ी और बाबूजी के लिए नए जूते खरीदूंगा। बाबूजी बेचारे वही पुराने जूते सिलवा सिलवा कर वर्षों से पहन रहे हैं। तभी ख्यालों में मग्न पृथ्वी को किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ पृथ्वी बाबू। पृथ्वी ने पलटकर देखा तो जमींदार भानु प्रताप के दो लठैत दद्दा और लल्लन उसकी ओर तेज कदमों से चले आ रहे थे। पास आते ही दद्दा ने जोर का एक ढोल पृथ्वी के कांधे पर मारते हुए कहा, का पृथ्वी बाबू, बहुत तेजी से स्कूल से निकल गए, क्या बात है? अरे दद्दा भैया, ये देखो, मुझे आज हमारी पहली सैलरी मिली है। मैं पहले मंदिर जा रहा हूँ, फिर घर के लिए बहुत सारे सामान खरीदने हैं। पृथ्वी ने अपने कुर्ते की जेब से अपनी सैलरी निकालकर उसे दिखाते हुए कहा। दद्दा ने गीदड़ की तरह पृथ्वी के हाथ से उस नोटों के बंडल को झपट लिया। इसको इधर लाओ पृथ्वी बाबू। अरे ये क्या कर रहे हो दद्दा भैया? हम कुछ नहीं कर रहे। जमींदार साहब ने कहा है कि तुम्हारी पूरी सैलरी तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया है उस कर्ज के सूद के तौर पर जमा होगी और तुम्हारी ये सैलरी अगले महीने से स्कूल से सीधे जमींदार साहब के पास जाएगी। दद्दा की बात सुनकर पृथ्वी के पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। उसका मन रोने को होने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत करो दद्दा भैया, माँ बाबूजी के लिए कपड़े और जूते ले जाने हैं। रसोई में अनाज का दाना तक नहीं है। जो भी खेती का अनाज था वो तो लगान के नाम पर तुम ले गए। अब हमारे पास बचा ही क्या है? मेरी सैलरी छोड़ दो। देखो पृथ्वी, जमींदार साहब से पंगा मत लो और चुपचाप उनके पैसे और लगान टाइम पर चुकाते रहो, नहीं तो समझ लो तुम्हारे साथ हमें कुछ गलत करना पड़ेगा। चलो लल्लन। दद्दा भैया ऐसा मत करो, हमारे पैसे दे दो प्लीज। पृथ्वी हाथ पैर जोड़ता रह गया, लेकिन उन दोनों ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। वो मुंह लटकाए अपने घर वापस आ गया। उसने अपने पिता रामशरण को सारी बात बताई और फूट फूट कर रो पड़ा। रामशरण भारी मन से उसे सांत्वना देते हुए बोला, चुप हो जा बेटा, मैं जमींदार साहब से बात करता हूँ। वे मेरे बचपन के सहपाठी हैं। उनके सामने मैं हाथ पांव जोड़ूंगा तो वे मेरी बात जरूर मान लेंगे। अपने सिसकते बेटे को वहीं छोड़कर रामशरण भानु प्रताप के पास गए और सीधे उसके पैरों पर गिर पड़े। रामशरण को अपने पैरों पर पड़ा हुआ देख
भानु प्रताप जमींदार ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे राम शरण, उठ और बैठ मेरे साथ। मालिक, मेरा लड़का पृथ्वी बहुत उदास है। ये सुनते ही भानु प्रताप ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, मालिक, आज मुझे जमींदार साहब से मालिक कैसे बुलाने लगे राम शरण? आप तो मालिक ही हैं मालिक। चलो, समय रहते तुम्हें समझदारी आ गई तो ये अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा लड़का किस बात पर उदास है? भानु प्रताप ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, मालिक, पृथ्वी की सैलरी, उसकी सैलरी वापस चाहिए तो ऐसा करो, अपने घर के कागजात हमारे पास पहुंचा दो और उसकी सैलरी ले जाओ। जमींदार ने एकाएक कड़कते हुए कहा। भानु प्रताप की ऐसी बात सुनकर राम शरण के होशो हवास उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बचपन का दोस्त भानु प्रताप उनके साथ ऐसा छल करेगा। मरता क्या न करता। राम शरण हाथ जोड़कर कांपते हुए जमींदार के पैरों के पास बैठ गए और बोले, अब आप ही उपाय बताइए मालिक, हम क्या करें? पृथ्वी की थोड़ी सी सैलरी जो आप कागजात के बदले देंगे, उससे तो केवल आपसे लिए गए कर्ज का सूद ही चुक पाएगा। पृथ्वी को आगे बढ़ाना भी है, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? ये सुनते ही जमींदार की आंखों में शैतानी चमक तैर गई और उसने कहा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त की बात सुनकर राम शरण के मन में कई तरह की शंकाएं जन्म लेने लगी। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भानु प्रताप की नजर राम शरण की पुश्तैनी जमीन के बाद अब उनके घर पर थी। क्या शर्त होगी मालिक? डरते डरते राम शरण ने पूछा। देखो राम शरण, तुम हमारी बिरादरी के हो और हमारे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए हम भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम अपने बेटे पृथ्वी को कहो कि हमारी बेटी मृणालिनी को ट्यूशन पढ़ाए। उसके बदले तुमने जो कर्ज लिया है उसके सूद की रकम मैं माफ कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, तुम पृथ्वी को अच्छे से समझा देना कि हम और हमारा परिवार इस गांव के मालिक हैं। पृथ्वी हमारी बेटी को पढ़ाएगा जरूर, लेकिन उसके साथ मालकिन वाला सलूक करेगा और औकात में रहेगा। ठीक है मालिक, मैं उसको समझा दूंगा, उसकी नजर नहीं उठेगी आप लोगों के सामने। ठीक है, अगले महीने से वो अपनी सैलरी घर ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुनकर राम शरण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। भानु प्रताप ने जब शर्त की बात की थी तो उसके बारे में सोचकर ही वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने भानु प्रताप को प्रणाम करते हुए कहा, मालिक, आपने तो हमें पुनर्जन्म दे दिया, आप धन्य हैं मालिक। ठीक है, आज शाम से ही पृथ्वी को हमारी हवेली पर भेज देना। जी मालिक। और जैसा वादा राम शरण ने किया था, उसी शाम से पृथ्वी जमींदार की हवेली पर मृणालिनी को पढ़ाने जाने लगा। भानु प्रताप ने हवेली के अलग थलग कमरे में अपना पुस्तकालय बना रखा था, जिसमें अनेकों पुस्तकें थीं, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं था। पृथ्वी को उसी पुस्तकालय में बैठकर इंतजार करने को कहा गया। थोड़ी ही देर में मृणालिनी वहां आ गई। उसकी खूबसूरती देखकर पृथ्वी ठगा सा रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। लंबा छरहरा कद, गोरा गुलाबी रंग, कमर तक झूलते काले बाल, बड़ी बड़ी चंचल आंखें और तराशे हुए नैन नक्श। मास्टर बाबू,
मास्टर बाबू, मास्टर बाबू। मृणालिनी ने 4-5 बार जोर जोर से पृथ्वी को पुकारा, तब जाकर पृथ्वी मृणालिनी के सम्मोहन से बाहर निकल पाया था। जी मृणालिनी जी, तुम मुझे पढ़ाओगे? शोक नजरों से घूरते हुए मृणालिनी ने पूछा। जी मृणालिनी जी, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। मुझे मेरे नाम से नहीं, छोटी मालकिन कह के बुलाओ। जी छोटी मालकिन। मास्टर बाबू, कान खोलकर सुन लो। आज तक बहुत से टीचर आए, लेकिन कोई मुझे पढ़ा नहीं पाया और सारे काम छोड़कर चले गए। तुम अगर यहाँ टिकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं पिताजी से बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। समझदार लगते हो। मृणालिनी ने दरवाजे को बंद करके उसकी कील लगा दी। पृथ्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? अपना मुंह बंद रखो, मैं कहीं जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम भूल कर भी ये दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दरवाजे को खटखटाए तो कह देना कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जी ठीक है छोटी मालकिन। मृणालिनी को पढ़ाने के बदले उसे ये सब करना होगा, पृथ्वी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे ये सब करते हुए बहुत डर लग रहा था। वो बुरी तरह से जमींदार और उसकी बेटी के बुने जाल में फंस चुका था। उसके पास मृणालिनी की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था। मृणालिनी कमरे की एक खिड़की में लगी सलाखों को एक एक करके हटाने लगी। खिड़की की सलाखें पहले से ही ढीली करके रखी गई थी। ये खिड़की सीधे हवेली के पीछे खुलती थी, जिसके आगे दूर तक मक्के के खेत थे। सलाखें निकालकर मृणालिनी खिड़की से बाहर निकलकर मक्के के खेत में गायब हो गई। उस कमरे में बैठे हुए पृथ्वी को एक एक पल बहुत भारी लग रहा था। हर छोटी सी आवाज पर वो सहम जाता कि कहीं कोई आ न जाए। भगवान से अपनी सलामती की दुआ करते करते आखिरकार किसी तरह 2 घंटे बीत गए और मृणालिनी जिस रास्ते से बाहर गई थी उसी रास्ते से कमरे में वापस आ गई। उसे देखकर पृथ्वी ने राहत की सांस ली। मृणालिनी के कपड़े अस्त व्यस्त थे, लिपस्टिक होठों से बाहर फैल रही थी और बाल उलझे हुए थे। कमरे में आकर मृणालिनी अपने कपड़े ठीक करने लगी। पृथ्वी ने कभी किसी लड़की, अचानक मृणालिनी की नजर उसे घूरते पृथ्वी पर पड़ी तो उसने चिढ़कर कहा, ऐसे क्यों मुंह फाड़ कर देख रहे हो? नजरें नीची करो। मृणालिनी के कहते ही पृथ्वी ने नजरें नीची कर ली, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें नहीं चाहते हुए भी अपने आप मृणालिनी की ओर चली जाती थी। पृथ्वी को ऐसे चोर नजरों से घूरता हुआ देख मृणालिनी को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, मास्टर बाबू, ऐसे ही मेरे वफादार बने रहो, खूब इनाम पाओगे। और भूल कर भी पिताजी को इस बारे में बताया तो मैं उनसे शिकायत कर दूंगी कि पढ़ाते वक्त तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर वो तुम्हारी खाल उतरवा देंगे। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप जो कहिएगा मैं वही करूंगा। पृथ्वी को शोक नजरों से घूरते हुए मृणालिनी वहां से चली गई। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे पृथ्वी अपने जीवन के हालातों के बारे में सोच रहा था। आज घर के सारे काम करते करते वो इतना थक चुका था कि एक अक्षर भी अपने कोर्स की पढ़ाई नहीं कर पाया था। मृणालिनी के जैसे चाल चलन थे वो पृथ्वी के मन में दहशत पैदा कर रहे थे। आज नहीं तो कल जमींदार को मृणालिनी के सारे राज पता चल ही जाने थे। फिर इसके बाद जो होना था उसकी कल्पना करके पृथ्वी की रूह कांप रही थी। इन सभी बातों को सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन पृथ्वी फिर से मृणालिनी को पढ़ाने हवेली पर गया और आज फिर से ही सारी घटनाएं दोहराई गई। पृथ्वी को अब समझ में आ रहा था कि
मृणालिनी को पढ़ाने वाले शिक्षक क्यों भाग खड़े होते थे, लेकिन पृथ्वी मृणालिनी को पढ़ाने से मना नहीं कर सकता था। उसके आर्थिक हालात उसे ऐसा नहीं करने दे सकते थे। इन्हीं उड़ेड़ बुनों में खोया हुआ पृथ्वी जब अपने घर पहुंचा तो वहां का नजारा बदला हुआ था। उसके घर पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। ऐसा नजारा देखकर पृथ्वी का कलेजा कांपने लगा। डरते डरते पृथ्वी ने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ है चाचा? यहाँ कैसी भीड़ लगी हुई है?